बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। नाज़रीन, जिस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे वो वही है जो मैंने पिछली व्लॉग में उठाया था। वो है ईरान सऊदी अरब डिप्लोमेटिक रिप्रोचमा जो कि चाइना की मदद से बीजिंग में दे पाया, और उसकी चीदा चीदा पॉइंट्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में डिस्कस किए थे। इस व्लॉग के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ईरानी पर्सपेक्टिव से ये मुआहिदा क्या था और इसके क्या फ़वाइद ईरान को हासिल होंगे। इसके साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस मुआहिदे की कौन सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहा है। इनफैक्ट वो इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल इस तरह से क्यों ज़्यादा मुखालफत कर रहा है। इजराइल और ईरान के तारीखी ताल्लुकात क्या रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात पर इस मुआहिदे का क्या असर होगा, क्या ईरान इस मुआहिदे के ज़रिए से अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को परसू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन सवालात के जवाबात को ढूंढने की इस व्लॉग में कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि इजराइल इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहा है। इस हवाले से अगर आप इजराइल के दो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की ट्वीट्स को देखें तो उससे वाज़ेह होता है कि इजराइल बहुत हद तक दुश्मनी पर मामूर है ईरान के खिलाफ। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने कहा कि ये इंतहाई खतरनाक और संजीदा डेवलपमेंट है जो कि इजराइल की जो स्ट्रैटेजी थी अलायंस मेकिंग के जरिए से ईरान को आइसोलेट करने की, वो नाकाम होते हुए नजर आती है। उसके लिए बहुत सीरियस ब्लो है। जबकि यायर लैपिड, एक और एक्स प्राइम मिनिस्टर, ने ट्वीट करते हुए कहा, द एग्रीमेंट बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान इज अ कंप्लीट एंड डेंजरस फेलियर ऑफ इजराइल्स गवर्नमेंट्स foreign policy. This is the collapse of the regional defense wall that we started to build against Iran. This is the collapse of the regional defense wall that we started to build against Iran. This is what happens when you deal with legal reform madness all day long instead of working against Iran and strengthening relations with the United States. इन दोनों बयानात या ट्वीट से आपको मालूम हो सकता है कि ईरान किस हद तक इस डील की मुखालफत कर रहा है। याद रहे कि ईरान ने न्यूक्लियर डील जो मेजर पार्ट्स की ईरान के साथ थी न्यूक्लियर इशू के ऊपर, उसकी भी भरपूर मुखालफत की थी। और इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू थे वो चाहते थे कि इस डील को खत्म होना चाहिए, ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस होनी चाहिए। लेकिन उनकी ख्वाहिश उस वक्त पूरी हुई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस डील से अमेरिका को बाहर निकाला और दोनों ने ये तहिया किया कि ईरान को कंटेन किया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन पावर में आ गए और जो बाइडेन ने इस डील को दोबारा रिवाइव करने की और न्यू डील साइन करने की कोशिशें तेज कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त जो ईरान के डिफेंस डेवलपमेंट हो रही है डिफेंस के एरिया के अंदर, वो काफी सीरियस ली जा रही है इस वक्त इसराइल में। और वो डिफेंस डेवलपमेंट ये है कि पहला ईरान ने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको लॉन्च कर दिया, जिसका नाम जुल्फकार रखा है, जो कि पानी के जरिए से होगा। उनके पास ऑलरेडी लैंड एयर डिफेंस सिस्टम भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है। उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट जो है जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया से ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम मिल रहा है, जो कि ईरान को, इसराइल को डेफिनेटली ये डायरेक्ट उसके लिए ये खतरा होगा। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के तजर्बात करने का भी दावा किया है। उसके पास ऑलरेडी ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 किलोमीटर तक किसी भी कंट्री को जाके टारगेट कर सकता है। तो लिहाजा इसराइल की कोशिश ये होगी, कहा यह जा रहा है कि किसी तरीके से S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया उसे देना चाहता है, उस एहसान के बदले जो कि ईरान ने रशिया पर ड्रोन्स देकर यूक्रेन की वॉर में मदद की है, उसका बदला चुकाना चाहता है। उस सिस्टम के मिलने से पहले इजराइल चाहता है कि ईरान के ऊपर अटैक करे। क्या ये बात सही है या गलत है, इस आने वाला वक्त इसको साबित करेगा। यही हम देखते हैं कि जब इजरायली करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करते हैं तो अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि हमें मिलके ईरान को कंटेन करना होगा। लेकिन इस सारी चीज को समझने के लिए हमें ईरान और इजराइल के ताल्लुकात को तारीखी पस मंजर में जाना होगा, ताकि इनके रिलेशनशिप के जो पैटर्न्स हैं या ट्रेंड्स हैं उनको हम समझ पाएं। नाजरीन, हमें तो मालूम है ना कि इजराइल और ईरान के दरमियान में बड़ी सख्त टेंशन चल रही है, और हमने ये भी देखा कि ये जो एस्केलेशन है ये वॉर तक जा सकती है। ईरान इजराइल का जो ताल्लुकात का जो सफर है वो बड़ा हैरान कुन है। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से
टकराव की तरफ हमें नजर आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ममालिक के दरमियान में टकराव की कैफियत शिद्दत अख्तियार कर गई, यहाँ तक कि जंग के बादल हमें मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। इज़राइल ने ईरान की हमेशा पावर जो प्रोग्राम है उसके ऊपर एतराज़ कर किया। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ एतराज़ करते हुए नजर नहीं आए, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बेनेट थे उन्होंने ईरान के प्रोग्राम को न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का नाम दिया और उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को किसी भी सूरत में हम कंटेन करेंगे। कहा यह जाता है और ये खदशा जाहिर किया जाता है कि इज़राइल हो सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक करे, जिस तरह उसने माजी में इराक के ऊपर किया। लेकिन उसके जवाब में ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि अगर इस तरह का कोई कदम इज़राइल ने उठाया तो उसे सख्त मुज़ाहमत का सामना करना होगा और ईरान सख्ती के साथ रिटेलिएट करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या ईरान और इज़राइल हमेशा इस तरह की दुश्मनी पर मामूर थे या कभी उनके दरमियान में दोस्ती भी रही है? नाज़रीन, अगर आप इसे देखें 1947 में तो ईरान वो पहला मुल्क था या वो मुल्क था जिसने इज़राइल की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस में उसकी मुखालफत की और उसके साथ-साथ जो यूएन का फ़लस्तीनियन पार्टीशन प्लान था उसके खिलाफ वोट भी दिया। अलबत्ता 1950 में अगर हम देखें तो ये वो ईरान ही था जिसने तुर्की के बाद एक बड़े इस्लामी मुल्क के तौर पर डिफेक्टो रिकॉग्निशन दी इज़राइल के वजूद को। इसके पीछे जो मकसद था ईरान का वो ये था कि अमेरिका के अंदर उसका असर और रसूख बढ़ सके और ये वो ज़माना था जब अमेरिका को भी सर्द जंग के दौरान छोटे ममालिक की हिमायत दरकार थी फार्मर सोवियत यूनियन की। लिहाजा जिस वक्त रजा शाह पहलवी जो कि अमेरिका की हिमायत के साथ पावर में आए थे एक कू के जरिए 1953 में, ये ताल्लुकात रजा शाह पहलवी के दौर में ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आए क्योंकि रजा शाह पहलवी अमरीकी हिमायत से पावर में आए थे। हमें याद है कि मुसद्दिक की डेमोक्रेटिक जो हुकूमत थी 1953 में उसके खिलाफ कू आया और रजा शाह पहलवी ने अपने पावर को मुस्तहकम किया ईरान के अंदर। ये वो दौर था जब ईरान भी डरा हुआ था अरब पैनिज्म से जिसको फार्मर सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल थी। ये वही दौर था जब ईरान ने पैन अरबिज्म और नासिर के फलसफे को रोकने के लिए सऊदी अरब के साथ उसने अलायंस मेकिंग की थी। लिहाजा इस चीज को रोकने के लिए वो इजराइल के मजीद करीब होते हुए हमें नजर आया। दूसरी तरफ इजराइल की निगाह से अगर आप देखें तो इजराइल के लिए ईरान एक फिट केस था और ये पेरिफेरी डॉक्ट्राइन के हवाले से फिट इन होता था। ईरान की हिमायत इजराइल को दरकार थी चूंकि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त है। लिहाजा उस वक्त इजराइल के ताल्लुकात अरब दुनिया के साथ बहुत ज्यादा कशीदा थे फलस्तीनी इशू के ऊपर और ये वो दौर था कि एक नॉन अरब कंट्री के साथ अलायंस बनाया जाए। ये वही जमाना था कि ईरान उस वक्त अकेला गल्फ में वाहिद मुल्क था जो इजराइल को तेल बेच रहा था और उसके बदले में वो ज़रई मसनूआत और अद्वियात और मैन्युफैक्चरिंग की चीज इंपोर्ट कर रहा था इसराइल से। इजरायली इंटेलिजेंस उस वक्त ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी ईरान की बदनाम जमाना सीक्रेट पुलिस को जिसका नाम सेवाक था, जिसकी याद आज भी तेहरान के उस जेल खाने से ताज़ा है जो सेवाक हुकूमत मुखालफिन लीडरों को गिरफ्तार करके सजाएं देती थी। यहाँ तक कि इजरायली एयर कैरियर EIAI मुस्तकिल फ्लाइट चलाया करता था तिल अवीव और तेहरान के दरमियान में। और आपको ये सुनकर इंतहाई हैरत होगी कि दोनों ममालिक के दरमियान में प्रोजेक्ट फ्लावर के ऊपर शदीद ताउन था और ये प्रोजेक्ट फ्लावर एक न्यूक्लियर ज्वाइंट प्रोजेक्ट था जिसमें मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल था जिसके जरिए से न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ले जाना भी मकसद उसका था। फिर हमने देखा कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर तब्दीली, रिलेशनशिप के अंदर तब्दीली के लिए पेश खेमा साबित हुआ और ऐसे वाकयात हुए जिससे दोनों ममालिक एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो गए। पहला वाकया 1970 में नासिर की वफात थी और नासिर की वफात से पैन अरबिज्म दम तोड़ गई और उसके बाद हमने देखा कि मिस्री सदर अनवर सादात की हलाकत का वाकया हमारे सामने आया और इस तरह से एक दफा फिर गर्मजोशी पैदा हुई ईरान और मिस्र के ताल्लुकात में। दूसरी तरफ हमने देखा कि ईरान ने इराक के साथ भी एक मुआहदा
के ऊपर दस्तखत किए, जिसके जरिए से ईरान ने इराक में मौजूद कुर्दों को हथियार देना बंद किए, जो कि आजादी की तहरीक लड़ रहे थे। तीसरी तरफ हमने देखा कि शाह का तख्ता भी उल्टाया गया अवामी तहरीक के जरिए से, एक इस्लामिक मूवमेंट के जरिए से, और एक इस्लामी लीडर आयतुल्लाह खुमैनी अपनी जलावतनी फ्रांस से खत्म करके 1 फरवरी 1979 को तेहरान वापस चले आए, और आते ही उन्होंने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को रिवर्स किया, यहां तक कि इजराइल की एम्बेसी तेहरान में खाली करवाई और वो पीएलओ के हवाले की गई, जिसे फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नाज़रीन, हम कहते हैं ना कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, बट इंटरेस्ट इज परमानेंट, और ये रियलिज्म में कहा जाता है। और इसका हवाला मैंने अपने पहले व्लॉग में भी दिया कि जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पहले सदर थे अमेरिका के, उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच के अंदर यही बात की, और अमेरिका ने अपनी खारजा पॉलिसी में इसको एक बेसिक प्रिंसिपल के तौर के ऊपर अडॉप्ट किया, उस वक्त से लेकर आज तक, यहां तक कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर भी रिचर्ड हास कहते हैं कि अमेरिका को अपने अलायंसेस तब्दील करते रहने चाहिए अपने मफादात के मुताबिक। यही वजह है कि आज अमेरिका हमें करीब नजर आता है भारत के, और भारत की रोमांटिसिज्म इस वक्त हमें नजर आती है इंडिया के हवाले से। तो इसी तरह से ईरान इराक जंग का जब आगाज हुआ 1980 से 1988 तक, ये वो जमाना था जिसने अगेन ईरान को मजबूर किया कि वो इजराइल के साथ राब्ता करे, और ये बड़ी हैरत की बात है कि उस वक्त ईरान ने तकरीबन $500 मिलियन के हथियार इसराइल से खरीद किए 1981 से लेकर 1983 तक, और इसकी कीमत उन्होंने आयल देकर चुकता की। इसके साथ साथ इजराइल ईरान कांट्रा अफेयर्स के अंदर भी मुलव्वस पाया गया। आपको याद होगा कि ये कांट्रा अफेयर्स वो था जब सदर रेगन, जिस वक्त उनकी सर्द जंग का सोवियत यूनियन के साथ खात्मा हुआ और सोवियत यूनियन का इनखला अफगानिस्तान से हुआ, तो उस वक्त लैटिन अमेरिका में प्रो सोवियत रिजीम्स के खिलाफ गोरिल्ला वारफेयर चल रही थी, और जिसको कांग्रेस मजीद सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सदर रेगन का ख्याल था कि हमें मुस्तकलन उनकी हिमायत जारी रखनी चाहिए। लिहाजा अमरीकी हथियार बरास्ता इजराइल ईरान को बेचे गए, और उससे जो पैसा मिला वो इजराइल के जरिए से लैटिन अमेरिका स्पेशली निकारागुआ दिए गए। तो ये कांट्रा अफेयर्स, जिस पे बाद में सदर रेगन के खिलाफ हमें इम्पीचमेंट नजर आती है, सदर रेगन ने इस इम्पीचमेंट का कांग्रेस में सामना भी किया। इन सारे वाकयात के बाद सवाल ये उठता है कि फिर अमेरिका और इजराइल ईरान के दुश्मन क्यों कर हुए दोबारा? उसका सादा सा जवाब यह है कि सोवियत यूनियन टूट चुका था, कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी, और दूसरी तरफ इराक में सद्दाम हुसैन को गल्फ वॉर 1991 में शिकस्त आ चुकी थी। लिहाजा अब अमेरिका और इजराइल ने तय किया कि उनका कॉमन एनिमी एक ही है, और वो ईरान। नाजरीन, दूसरी तरफ ईरान अपने आप को रीपोजिशन करते हुए एक चैंपियन ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हुए नजर आता है। ये वो वक्त था जब अरब दुनिया इजराइल के साथ बातचीत करने पर माइल नजर आती है, और 1990 में दोनों ममालिक के बयानात एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई सख्त हो जाते हैं। एक तरफ ईरान इजराइल को नाजायज करार देता है, तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान को उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देता है। एक तरफ अगर हिजबुल्लाह लेबनान से और हमास फलस्तीन से और ईरान इजराइल का घेरा तंग करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यजहाक राबिन और साइमन पेरेस ईरान को इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए खतरा और हिटलर से ज्यादा खतरनाक करार देते हुए नजर आते हैं। ताल्लुकात में मजीद सख्ती उस वक्त आ जाती है जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ अपनी रैटरिक को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि जब 2015 में अमेरिका समेत वर्ल्ड के दूसरे पावर्स ने ईरानी न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए ताकि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर चेक रखा जा सके, तो इस डील पर इजराइल खुश नजर नहीं आया, बल्कि ईरान के खिलाफ सैंक्शंस की डिमांड लगातार करता रहा। नेतन्याहू की ख्वाहिश उस वक्त पूरी हुई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया, और जब जो बाइडेन साहब तशरीफ लाए पावर में,
तो उस वक्त उन्होंने दोबारा काविशें शुरू की ताकि एक नई न्यूक्लियर डील ईरान के साथ साइन की जा सके। ईरान डील तो उस वक्त साइन करेगा जब ईरान अंडर प्रेशर रहेगा और आइसोलेट रहेगा। ईरान इस वक्त आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन की वॉर ईरान को रशिया और रशिया को ईरान के करीब लेकर आई है, जहां पे ईरान रशिया को अपने ड्रोन्स दे रहा है। दूसरी तरफ रशिया ईरान को अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की बातचीत भी जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ हम अगर चाइना को देखें, जो कि एक और मेजर उभरती हुई ताकत है दुनिया की, वो भी ईरान के कुर्बत में होते हुए नजर आ रही है, जहां पे चाइना ने ईरान के साथ 400 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। और फिर उसके बाद ये तीसरी डेवलपमेंट, जहां पे चाइना की मदद से एक रिप्रोचमा की डील तय पाई है बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में। लिहाजा ईरान उस खतरे से कि वो आइसोलेट होकर रहेगा या उसके ऊपर प्रेशर रहेगी, उस प्रेशर से निकल आया है। अब देखना यह है कि क्या ईरान इस न्यूक्लियर डील को विद मेजर पावर्स के हवाले से सीरियस नजर आता है या इससे दरगुजर करने की कोशिश करता है। नाजरीन, इस वी लॉग के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी सेगमेंट इस हवाले से है कि इस डील का असर ईरान की खारजा पॉलिसी के ऊपर क्या होगा। क्या ईरान इस काबिल रहेगा कि वो अपने सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उसे सक्सेसफुली परसू कर सके। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस डील के असरात पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात पर क्या होंगे। इस हवाले से हमने राब्ता किया डॉक्टर कंदील अब्बास से, जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट के और वो परमानेंट फैकल्टी मेंबर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस, कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। आइए उन्हें सुनते हैं। और देखिए, पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। और बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के दोनों में से किसी के साथ भी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मौजूद नहीं है। और इस वजह से पाकिस्तान के ईरान के साथ भी और सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत पॉजिटिव रिलेशंस है। इसी वजह से गुज़श्ता 40 साल के दौरान हमने देखा कि जब भी कशीदगी में इजाफा हुआ, ईरान और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से ये तवक्को रखते थे कि वो कोई अपना मुस्बत किरदार अदा करे। और ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में भी और इमरान खान साहब के पीरियड में भी जब यहाँ से विज़िट किया गया तो पाकिस्तान को सालसी के लिए कहा गया। और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान ने ये सफारतकारी के अहम मौके गंवा दिए। और दोनों मौके पर पाकिस्तान ने ये कमिट किया था कि हम एक फोकल पर्सन अपॉइंट करेंगे जो ईरान और सऊदी अरेबिया को करीब लाने में मदद करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। अब चूँकि सऊदी अरेबिया और ईरान अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला रहे हैं और इस बेहतरी लाने में चीन ने अहम किरदार अदा किया और चीन के पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और चीन के इलाके में जो इक़्तिसादी अहदाफ हैं उससे तीनों ममालिक को फ़ायदा हो सकता है, यानी पाकिस्तान में उसमें शामिल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एनर्जी का बहरान है, उस बहरान में ऑलरेडी पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि हम ईरान से गैस खरीदेंगे और उसके लिए ईरान की साइड से जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है वो प्रोजेक्ट ईरान की तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक इस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से कोई काम नहीं हुआ। अब अगर सऊदी अरेबिया और ईरान नज़दीक आते हैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर दबाव कम होगा, यानी अरब दोस्तों की तरफ से। तो अब पाकिस्तान को ईरान से तेल और गैस खरीदने में भी आसानी होगी। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से ये बयानात सुनने में आए थे अमेरिका के बारे में कि अमेरिकी दबाव की वजह से हम ईरान से एनर्जी नहीं ख़रीद पा रहे, और जिसकी वजह से ईरान के साथ जो गैस का मुआहदा है उसको ताख़ीर में डालने की वजह से पाकिस्तान पर तकरीबन $8 बिलियन का फ़ाइन हो चुका है। और अब पाकिस्तान ने अमेरिका से ये कहा है कि या तो हमें $8 बिलियन दे दे ताकि हम ईरान को ये फ़ाइन पे कर सकें, या फिर हमें
वेवर दे दें सैंक्शंस में, ताकि हम ईरान से गैस खरीद सकें। और ये ऑप्शन मेरा ख्याल है अब और ज़्यादा दबाव के साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सामने आएगा, ताकि क्योंकि जो दबाव अरब ममालिक की तरफ से हो सकता था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। देखिए, ईरान और सऊदी अरेबिया की हालिया डील में चीन की खामोश सफारतकारी ने पूरी दुनिया को एक सरप्राइज़ दिया है, और एक तरफ तो आलमी निज़ाम पर इस पर गहरे असरात मुरतब होंगे, और दूसरा इलाकाई निज़ाम पर गहरे असरात मुरतब होंगे, और दोनों हवालों से इसका ईरान की फॉरेन पॉलिसी पर एक मुस्बत असर आएगा। क्योंकि आलमी निज़ाम के अंदर इस वक्त अमेरिका की बालादस्ती वाला निज़ाम मौजूद है, और हमेशा हम सुनते थे कि अमेरिका की लीडरशिप में यहाँ पर सालसी के किरदार अदा किए जाते थे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि चाइना की वसातत से अब यहाँ पे डील्स हो रही हैं, और इस डील के नतीजे में एक तरफ तो आलमी सतह पर जो अमेरिका की डोमिनेंस थी ख़ासतौर पे सफारतकारी के सतह पर, उस पर अब शदीद दबाव आएगा अमेरिका के ऊपर, और दूसरी तरफ चीन का बढ़ता हुआ किरदार जो है ये भी ईरान की फॉरेन पॉलिसी के लिए मुस्बत साबित होगा। दूसरी तरफ इलाकाई सतह पर यानी मिडिल ईस्ट में भी सऊदी अरब ने जो ईरान के ख़िलाफ़ जारहाना सफारतकारी इख्तियार की हुई थी और पॉलिसी अपनाई हुई थी, उसके तहत वो यमन में, शाम में, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में वो ईरान के ख़िलाफ़ एक जारहाना पॉलिसी लिए हुए थे, और पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी मदद से उन्होंने एक इस्लामी फ़ोर्स तैयार की, और उस फोर्स के साथ वो ईरान के असरात ख़त्म करना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि उस फोर्स के बावजूद उन्हें यमन में, सीरिया में और बाकी जगहों पे चूँकि नाकामियाँ हुई हैं, तो अब उनको ईरान के साथ सुलह के दरवाज़े खोलना पड़े हैं। तो इस लिहाज से भी मेरा ख्याल है एक ईरानी फॉरेन पॉलिसी की जो ख़ित्ते में कामयाबियाँ हैं उसके लिए मुस्बत असरात होंगे। और मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों में यानी ईरान में और सऊदी अरब में ये रियलाइजेशन पाई जाती है कि आपस में कन्फ्रंटेशन रख कर वो अपने जो तरक्की के अहदाफ है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है इसके दोनों मुल्कों के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और जो तरक्की है उस पर भी मुस्बत असरात होंगे, और इनकी फॉरेन पॉलिसी भी एक पॉजिटिव रुख में आगे चलेगी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही आपकी पेशे खिदमत है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम इसी डील का असर बैनुल अक़वामी सियासत के ऊपर और बिलखुसूस अमेरिका की राय को समझने और जांचने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।